जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं का पार्ट 9 जैव अणु का भाग 2 का अध्ययन करेंगे। भाग 1 में मैंने आपको जिन चीज़ों को पढ़ाया था उसी क्रम को आगे करते हुए अब अगला टॉपिक आता है शरीर अवयवों की गतिक अवस्था और उपापचय की संकल्पना क्या है। हम लोगों ने अब तक जो भी अध्ययन किया उसके अनुसार जीव चाहे साधारण जीवाणु कोशिका हो, प्रोटोजोआ हो, पौधे हों, प्राणी हों, ये सभी अकार्बनिक पद यौगिकों से मिलकर बनते हैं। ये यौगिक जैव अणु की एक निश्चित सांद्रता पर मिलते हैं या मोल्स प्रति रूप में इनको अपन व्यक्त करते हैं उसमें मिलते हैं। अध्ययन में एक जो मुख्य जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार जैव अणुओं में हेरफेर होता रहता है। इसका तात्पर्य यह है ये लगातार दूसरे नए जैव अणुओं में परिवर्तित होते रहते हैं और इस तरह नए जैव अणु बनाते रहते हैं। जीवधारियों का में यह निर्माण व विखंडन रासायनिक अभिक्रिया द्वारा लगातार होता रहता है। इसी रासायनिक अभिक्रिया को हम उपापचय कहते हैं। सभी उपापचय अभिक्रियाओं द्वारा जीवाणु में रूपांतरण हो सकता है। ये रूपांतरण अमीनो अम्ल से कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के बाद अमीनो अम्ल का एमिन में बदलना, न्यूक्लियोटाइड क्षार से अमीनो अम्ल का अलग होना, डाइसैकराइड और ग्लाइकोसाइटिक बंध से जल का अपघटन होना, इस प्रकार 10 से भी हजारों उदाहरणों की आप सूची बना सकते हैं। ज़्यादातर इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया अकेले नहीं होती, उसमें दूसरी अभिक्रिया भी जुड़ती है। उपापचयों में एक दूसरे में परिवर्तन आपस में जुड़ी अभिक्रियाओं की श्रृंखला से होता है। इसी को हम उपापचय पथ भी कहते हैं। ये उपापचय पथ शहर की कार मोटर यातायात व्यवस्था जैसा ही होता है। ये पथ या तो रेखीय या वृत्ताकार या एक दूसरे से आड़े तिरछे यातायात संगम की तरह दिखता है। उपापचयज कार मोटर जो एक निश्चित वेग से दिशा में उपापचय पथ से होकर गमन करते हैं। एक उपापचय बहाव शरीर के कई घटकों को गतिक अवस्था में लाता है और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यह आपस में जुड़ा हुआ होता है। उपापचय यातायात अत्यंत निर्बाध गति से बिना दुर्घटना के स्वस्थ अवस्था में बनाए रखता है। उपापचयी अभिक्रियाओं की दूसरी विशेषता यह है कि इनकी प्रत्येक रासायनिक क्रिया उत्प्रेरित अभिक्रिया होती है। जीव तंत्र में उपापचयी रूपांतरण बिना उत्प्रेरक के संपन्न नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड का पानी में घुलना जो एक भौतिक प्रक्रिया है, लेकिन जीव तंत्र में यह एक उत्प्रेरित अभिक्रिया होगी। उत्प्रेरक जो किसी भी उपापचयी रूपांतरण की गति को बढ़ा देते हैं वे भी प्रोटीन होते हैं। ये प्रोटीन जिनमें उत्प्रेरण की क्षमता होती है इन्हें हम एंजाइम कहते हैं। जीव का उपापचयी आधार। उपापचयी पथ द्वारा साधारण पदार्थों से जटिल पदार्थ व जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों का निर्माण होता रहता है। पहली प्रकार की क्रिया को हम जैव संश्लेषण पथ कहते हैं और दूसरी प्रक्रिया को हम अपचय या विखंडन होता है, इसलिए इसे अपचयी पथ कहते हैं। उपापचयी पथों में ऊर्जा खर्च होती है। अमीनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दूसरी तरफ अपचयी पथ द्वारा ऊर्जा मुक्त होती है। जैसे कंकाली पेशियों में ग्लूकोज लैक्टिक अम्ल में टूटता है तो ऊर्जा मुक्त होती है। यह उपापचयी पथ जिनके द्वारा ग्लूकोज से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है वह 10 उपापचयी चरणों में पूर्ण होता है, जिसे हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। जीवों में विखंडन द्वारा निकलने की ऊर्जा रासायनिक बंध के रूप में संचित कर ली जाती है। यह बंध ऊर्जा और जहाँ इसकी आवश्यकता होती है जैसे जैव संश्लेषण, परासरण, यांत्रिक क्रिया का कार्य किया जाने में उपयोग होती है। ऊर्जा की जो मुद्रा है उसका सबसे ज़्यादा
महत्वपूर्ण स्वरूप है, जीव तंत्र में रासायनिक बंध की ऊर्जा के रूप में होता है, जिसे हम एटीपी कहते हैं। जीव अपनी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं, उसमें किस तरह की योजना विकसित हुई है, वे किस तरह से ऊर्जा को संचित रखते हैं, ये ऊर्जा को वह कार्य के लिए कैसे बदलते हैं, इन सब चीज़ों का हम जैव ऊर्जा विज्ञान में अध्ययन कर सकते हैं। अब आती है जीव अवस्था। इस अवस्था में आप समझ चुके हैं, जीवों को उनके अनुसार एक निश्चित सांद्रता में हजारों रासायनिक यौगिक मिलते हैं। ये उपापचय या जैव अणु होते हैं। उदाहरण, सामान्य स्वस्थ व्यक्ति में रक्त शर्करा की मात्रा 4.5 से 5.4 मिलीमोल, जबकि हार्मोन की नैनोग्राम प्रति मिलीलीटर होती है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि जैविक तंत्र में सभी जीव एक स्थिर अवस्था में मिलते हैं, जिसमें सभी जीव अणुओं में एक निश्चित मात्रा में होता है। ये जब अणु एक उपापचयी प्रवाह में होते हैं, जब कोई रासायनिक या भौतिक प्रक्रिया स्वतः ही साम्यावस्था को प्राप्त कर लेती है, तो स्थिर साम्यावस्था एवं असाम्यावस्था होती है। भौतिक सिद्धांत के अनुसार कोई भी तंत्र साम्य अवस्था में कार्य नहीं कर पाता। जैसा कि जीव हमेशा कार्य करते हैं, तो उनके अंदर साम्य अवस्था नहीं हो सकती। अतः जीव अवस्था एक असाम्य स्थायी अवस्था होती है, जिससे कार्य संपन्न होते हैं। जीव प्रक्रिया एक लगातार प्रयास है, जिसमें साम्य अवस्था से बचा जा सकता है। इसके लिए सदा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उपापचय की वह प्रक्रिया जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः जीव अवस्था में उपापचय में एक दूसरे के ये पर्यायवाची माने जाते हैं। बिना उपापचय के जीव अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती। अब अगला टॉपिक आता है आपका एंजाइम। लगभग सभी प्रोटीन एंजाइम लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। कुछ न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार कर सकते हैं। इन्हें हम राइबोसोम्स कहते हैं, राइबोजाइम्स कहते हैं। किसी भी एंजाइम का रेखीय चित्र द्वारा चित्रित हम उसको कर सकते हैं। एक एंजाइम में भी प्रोटीन की तरह प्राथमिक संरचना होती है, जिसे हम एमिनो अम्ल की प्राथमिक संरचना कहते हैं। प्रोटीन की तरह एंजाइम भी द्वितीयक व तृतीयक संरचना दिखाता है। आप तृतीयक संरचना को इस चित्र में देख सकते हैं कि प्रोटीन श्रृंखला के प्रमुख भाग अपने ऊपर कुंडलित होता है। श्रृंखला स्वयं आड़ी तिरछी होती है। इसमें बहुत सी दरारें या थैलियाँ बन जाती हैं। ये थैलियाँ सक्रिय स्थल होती हैं। एंजाइम का सक्रिय स्थल वे दरार या थैलियाँ हैं जिनमें क्रियाधार आकर व्यवस्थित हो जाता है। क्रियाधार आकर व्यवस्थित हो जाता है। इस प्रकार एंजाइम सक्रिय स्थल द्वारा अभिक्रियाओं की तेज गति को उत्प्रेरित करता है। एंजाइम अकार्बनिक उत्प्रेरक की प्रकार से भिन्न होता है, लेकिन इनमें बहुत बड़े अंतर का जानना आवश्यक नहीं है। अकार्बनिक उत्प्रेरक उच्च तापक्रम पर व दाब पर कुशलता से काम करते हैं। एंजाइम अणु का जो उच्च तापक्रम है 40 डिग्री से ऊपर होता है, उस पर आने पर यह क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। साधारणतः अति उच्च तापक्रम जैसे कि गर्म पानी के स्रोत या गंधक के झरने, इनमें पाए जाने वाले जीवों से प्राप्त एंजाइम स्थायी होते हैं और उनकी उत्प्रेरण की क्षमता या शक्ति उच्च तापक्रम पर 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकती है। यह उन तक एक सी बनी रहती है। उपरोक्त एंजाइम को हम ऊष्मस्नेही जीवों से हम पृथक कर सकते हैं, क्योंकि ये ऊष्मस्थायी होते हैं। ये इनकी विशेषता होती है। अब रासायनिक अभिक्रिया देखें हम एंजाइम में। एंजाइम क्या होते हैं? सबसे पहले ये समझ लेना होगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक यौगिक में दो तरह से परिवर्तन होते हैं। पहला भौतिक, जिसमें बिना बंध टूटे यौगिकों के आकार में परिवर्तन होता है।
अन्य भौतिक प्रक्रिया द्रव की अवस्था में परिवर्तन करना होता है, जैसे बर्फ पिघलकर पानी में परिवर्तित हो जाता है या पानी वाष्प में बदल जाती है। ये सब भौतिक प्रक्रियाएं हैं। रूपांतरण के समय बंध का टूटना, नए बंधों का बनना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। उदाहरण के लिए बेरियम हाइड्रोक्साइड गंधक के अम्ल के साथ क्रिया करने पर बेरियम सल्फेट व पानी का बनना, यह एक रासायनिक अभिक्रिया है, अकार्बनिक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक इसी प्रकार टॉर्च का जल अपघटन द्वारा ग्लूकोज में बदलना एक कार्बनिक रासायनिक अभिक्रिया है। भौतिक और रासायनिक अभिक्रिया की दर का सीधा संबंध इकाई संबंध में बनने वाले उत्पाद से होता है। इस प्रकार हम उसको एक फॉर्मूले से प्रदर्शित कर सकते हैं, जो मैं आपको चित्र में दिखा रही हूँ। यदि दिशा निर्धारित हो तो दर को हम वेग भी कहते हैं। भौतिक और रासायनिक अभिक्रियाओं में या प्रक्रियाओं में दर अन्य कारकों के साथ साथ तापक्रम द्वारा प्रभावित होती है। एक सर्वमान्य नियम के अनुसार हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के बढ़ने पर या घटने पर अभिक्रिया की दर क्रमशः 2 गुनी या अधिक हो सकती है। उत्प्रेरित अभिक्रिया अनुप्रेरित अभिक्रिया की अपेक्षा उच्च दर पर संपन्न होती है। जब किसी एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया को बिना उत्प्रेरण करने में संभव होने वाली अभिक्रियाओं से बहुत अधिक तेजी से होती है। ये मैं आपको चित्र में दिखा रही हूँ। यह अभिक्रिया बहुत मंद होती है, जिसे 1 घंटे में कार्बनिक अम्ल के 200 अणुओं का निर्माण होता है। लेकिन उपरोक्त अभिक्रिया कोशिका द्रव्य में उपस्थित एंजाइम के कार्बनिक या कार्बोनिक एनहाइड्रेस की उपस्थिति में तीव्र गति से संपन्न होती है, जिसमें कार्बनिक अम्ल के कई अणु प्रति सेकंड में बनते हैं। एंजाइम ने इस प्रक्रिया को 10 लाख गुना बढ़ा दिया। एंजाइम की यह शक्ति वास्तव में विश्वसनीय सी लगती है। हजारों प्रकार के एंजाइम होते हैं जो विशेष प्रकार की रासायनिक व उपपचयी क्रियाओं में को प्रेरित करते हैं। बहुचरणीय रासायनिक अभिक्रियाओं में जहां प्रेरक या प्रत्येक चरण में एक जटिल एंजाइम है या विभिन्न प्रकार के एंजाइम से उत्प्रेरित होती है, उन्हें हम उपपचयी पथ के नाम से जानते हैं। ग्लूकोज से पाइवरिक अम्ल का बनना एक रासायनिक पथ के द्वारा होता है, जिसमें 10 प्रकार के एंजाइम भाग लेते हैं। आप इसको अध्याय 14 में पढ़ेंगे। इस अवस्था से आपको यह ज्ञान ले लेना चाहिए कि उपपचयी पथ 1 या 2 से अधिक अतिरिक्त अभिक्रियाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के उपपचयी पदार्थों को बनाता है। हमारी कंकाली पेशी में अनॉक्सी स्थिति लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जबकि ऑक्सी स्थिति में पाइवरिक अम्ल का निर्माण होता है। खमीर या किण्वन के दौरान उपरोक्त दोनों पथ इथेनॉल का निर्माण करते हैं। अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्रकार के उत्पाद का निर्माण संभव हो जाता है। एंजाइम द्वारा उच्च दर से रासायनिक रूपांतरण कैसे होता है, अब हम ये देखें। इसे समझने के लिए एंजाइम के लिए थोड़ा सा हमें अध्ययन करना पड़ेगा। इसमें सक्रिय स्थल के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। रासायनिक या उपपचयी रूपांतरण की अभिक्रिया कैसे होती है। यह एक रासायनिक उत्पाद के रूप में रूपांतरित होती है। इसे हम सबस्ट्रेट, इंग्लिश में, हिंदी में क्रियाधार कहते हैं। एंजाइम जो एक सक्रिय स्थल सहित त्रिविम संरचना का प्रोटीन है, क्रियाधार को उत्पाद में बदलता है। सांकेतिक रूप में हम इसको ऐसे व्यक्त कर सकते हैं। क्रियाधार, जिसको एस एंजाइम सक्रिय स्थल होता है, जो दरार या पुट्टिका के रूप में होता है और उससे जुड़ जाता है, क्रियाधल का स्थल की ओर जाता है। इस प्रकार आवश्यक एंजाइम क्रियाधार सम्मिश्रण बना के ES का निर्माण करते हैं। E एंजाइम को प्रदर्शित करता है। इस समूह में निर्माण अल्पकालीन घटना रहता है। ये क्रियाधार एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ने की अवस्था को हम क्रियाधार की नई संरचना का निर्माण होना कहते हैं। इसे संक्रमण अवस्था संरचना भी कहते हैं। इसके बाद शीघ्र ही प्रत्याशित बंध टूटने या बनने के उपरांत सक्रिय स्थलों में उत्पाद मुक्त हो जाता है।
दूसरे शब्दों में क्रियाधार की संरचना उत्पाद की संरचना में रूपांतरित हो जाती है और रूपांतरण की यही तथा कथित संक्रमण अवस्था के द्वारा होता है। ये स्थायी क्रियाधार का उत्पाद के बीच बहुत सारी रूपांतरित संरचनात्मक अवस्था हो सकती हैं। इस कथन का आशय है कि बनने वाली सभी मध्यवर्ती संरचनात्मक अवस्थाएं अस्थायी होती हैं। स्थायित्व का संबंध अणु की ऊर्जा अवस्था या संरचना से जुड़ा होता है। अब आता है एंजाइम की क्रिया एवं प्रकृति। प्रत्येक एंजाइम के अणु क्रियाधार बंधन स्थल से मिलता है, जो क्रियाधार से संबंध कर सक्रिय एंजाइम क्रियाधार ES का निर्माण करता है। ये अल्पविधि का होता है, जिसमें प्रोडक्ट P यानी उत्पाद P बनता है, जो कि अपरिवर्तित एंजाइम से विघटित होता है। इसमें पूर्व मध्यावस्था के रूप में एंजाइम EP जटिल का निर्माण होता है। एंजाइम क्रियाधार जटिल के निर्माण के लिए उत्प्रेरण की आवश्यकता होती है। एंजाइम क्रिया के उत्प्रेरण के चक्र को निम्न रूप से व्यक्त कर सकते हैं। सर्वप्रथम क्रियाधार सक्रिय स्थल में व्यवस्थित होकर एंजाइम के सक्रिय स्थल बनाता है। सेकेंड नंबर, बनने वाले क्रियाधार एंजाइम का आकार इस प्रकार बदलाव लाता है जिससे क्रियाधार एंजाइम मजबूती से उससे जुड़ सके। तीसरा, एंजाइम का सक्रिय स्थल जब क्रियाधार से काफ़ी पास होता है तो परिणाम स्वरूप ये क्रियाधार के रासायनिक बंधों को तोड़ देता है, नए एंजाइम बनते हैं। चौथा है, अब एंजाइम नवनिर्मित उत्पाद के उन्मुक्त कराता है। वह एंजाइम स्वतंत्र होकर क्रियाधार के दूसरे अणु से बनने के लिए तैयार हो जाता है। इस प्रकार पुनः उत्प्रेरण चक्र प्रारंभ हो जाता है। अब है एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक। जो कारक प्रोटीन की तृतीयक संरचना को परिवर्तित करते हैं वे एंजाइम की सक्रियता पर भी प्रभाव करते हैं, जैसे तापक्रम, pH, क्रियाधार की सांद्रता में परिवर्तन या विशिष्ट रसायनों का एंजाइम का बंधन, ये सभी इस प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। पहला है तापक्रम। एंजाइम सामान्यतः तापक्रम व pH, हम तापक्रम और pH को साथ में ले रहे हैं, तो एंजाइम सामान्यतः तापक्रम व pH के लघु परिसर में कार्य करते हैं। प्रत्येक एंजाइम की अधिकतम क्रियाशीलता एक विशेष प्रकार के तापक्रम तथा pH पर होती है, जिसमें क्रमशः इष्टतम तापक्रम या हम उसको pH कहते हैं। यह इष्टतम मान के ऊपर या नीचे होने पर क्रियाशीलता इसमें घट जाती है। निम्न तापक्रम एंजाइम अस्थायी रूप से निष्क्रिय अवस्था में सुरक्षित रहते हैं, जबकि उच्च तापक्रम एंजाइम क्रियाशीलता उनकी खत्म हो जाती है, क्योंकि उच्च तापक्रम एंजाइम के लिए प्रोटीन जो है वो विकृत हो जाता है। अब क्रियाधार की सांद्रता देखें। क्रियाधार की सांद्रता S के बढ़ने के साथ साथ एंजाइम की क्रियाविधि भी बढ़ती है। अभिक्रिया जो है वो अंतोगत व सर्वोच्च गति प्राप्त करने के लिए क्रियाधार की सांद्रता बढ़ने के साथ साथ अग्रसर नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एंजाइम के अणुओं की संख्या क्रियाधार के अणुओं की संख्या से कम होती है। इन अणुओं में एंजाइम के संतृप्त होने के बाद एंजाइम का कोई भी अणु क्रियाधार के अतिरिक्त अणु से बंधन करने के लिए मुक्त नहीं बचता है। किसी भी एंजाइम की क्रियाशीलता विशिष्ट एंजाइमों की उपस्थिति में संवेदनशील होती है, जो एंजाइम को बांधे रहती है। जब रसायन के एंजाइम में बंधने के उपरांत इसकी क्रियाशीलता बंद हो जाती है तो इस क्रियाशीलता को हम संदमन या उस रसायन को हम संदमनतक यानी इनहिबिटर कहते हैं। जब इनहिबिटर अपनी आणविक संरचना क्रियाधार से काफ़ी समानता प्रदर्शित करता है तो एंजाइम की क्रियाशीलता को वो इनहिबिटेट कर देता है, तो इसे हम प्रतिस्पर्धात्मक इनहिबिटर कहते हैं। इनहिबिटर की क्रियाधार के निकटतम संरचना समानता के फलस्वरूप एक क्रियाधार के एंजाइम के क्रियाधार बंधक स्थल से बंधते हुए प्रतिस्पर्धा करता है, जिसके कारण क्रियाधार बंधक स्थल से बंध नहीं पाता, जिसके बाद एंजाइम की क्रिया मंद पड़ जाती है
उदाहरण के लिए सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस का मेलोनेट द्वारा इनहेबिटेड, जो कि संरचना की आधार सक्सिनेट के निकट की समानता रखता है। इसे हम प्रतिस्पर्धा इनहेबिटर कहते हैं, जो कि जीवाणुओं जन्म रोग जनकों के नियंत्रण में भी प्रयोग किया जाता है। एंजाइम का नामकरण और वर्गीकरण कैसे हुआ ये बताती हूँ। हजारों एंजाइम की खोज विलगन व अध्ययन किया जा चुका है। एंजाइम द्वारा अलग अलग अभिक्रियाओं के आधार पर, उत्प्रेरण के आधार पर इन्हें अलग अलग समूहों में बांटा गया है। एंजाइम को 6 वर्गों में और प्रत्येक वर्ग को 4 से 13 उपवर्गों में बांटा है। नामकरण 4 अंकीय संख्या के आधार पर होता है। ऐसे एंजाइम जो 2 क्रियाकारक S और S1 के बीच अपचायक अपचयन के लिए उत्प्रेरित करते हैं। दूसरा है ट्रांसफेरेजेस। ट्रांसफेरेज एंजाइम का नामकरण देखें। एंजाइम क्रियाकारकों से जुड़े S और S1 के बीच एक समूह से स्थानांतरित हो जाता है। हाइड्रोलेसिस एंजाइम ईस्टर, ईथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसाइडिक, कार्बन कार्बन, कार्बन हैलाइड या फॉस्फेट नाइट्रोजन बंध का जल अपघटन करते हैं। लाइजेस जल अपघटन के अतिरिक्त विधि द्वारा एंजाइम क्रियाधारकों से समूह के अलग होने को उत्प्रेरित करते हैं, जिसके फलस्वरूप द्विबंधों का निर्माण होता है। आइसोमरेज ये सभी एंजाइम वह होते हैं जो प्रकाश, ज्यामिति, स्थितीय समावयवता के अंतरूप या रूपांतरण को प्रेरित करते हैं। लाइगेज एंजाइम 2 यौगिकों को आपस में जोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं, जैसे कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन, फास्फोरस ऑक्सीजन, ये सारे। अब आता है आपका सहकारक, ठीक है, इसको कोफैक्टर इंग्लिश में बोलते हैं। एंजाइम एक या बहुत सारे पेप्टाइड से या बहुपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर बनता है। फिर भी कुछ स्थितियों में ये प्रोटीन अवयव है, जिसे हम सहकारक कहते हैं। एंजाइम से बंधकर उसे उत्प्रेरक सक्रिय बनाता है। इन उदाहरणों के एंजाइम केवल प्रोटीन के भाग को एपो एंजाइम कहते हैं। सहकारक 3 प्रकार के होते हैं: प्रोथेसिक समूह, सह एंजाइम और धातु आयन। प्रोथेसिक समूह कार्बनिक यौगिक होते हैं जो अन्य सहकारक के रूप में से अलग होते हैं। ये एपो एंजाइम से दृढ़ता से बनते हैं। उदाहरण के लिए एंजाइम पर ऑक्सीडेज व कैटेलेज, जो कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का ऑक्सीजन व पानी में विखंडित करते हैं। हीम प्रोथेसिक समूह होता है जो एंजाइम में सक्रिय स्तर पर जुड़ता है। सह एंजाइम की कार्बनिक यौगिक होते हैं। इनका संबंध एपो एंजाइम से अस्थायी होता है, जो सामान्यतः उत्प्रेरण के दौरान बनता है। सह एंजाइम अलग अलग एंजाइम को उत्प्रेरित अभिक्रियाओं के साथ सहकारक के रूप में काम करते हैं। अनेक सह एंजाइम का मुख्य रासायनिक अवयव विटामिन होते हैं, जैसे सह एंजाइम निकोटिमाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिमिनाइन, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, विटामिन नियासिन आदि। धातु आयन कई एंजाइम की क्रियाशीलता हेतु धातु आयन की आवश्यकता होती है और जो सक्रिय स्थल पर पार्श्व श्रृंखला से समन्वय बंध बनाते हैं और उसी समय पर एक या एक से अधिक समन्वय बंध द्वारा क्रियाधारकों से जुड़े रहते हैं, जैसे कि प्रोटोलाइटिक एंजाइम, जो कि कार्बोक्सी पेप्टिडेज से जिंक एक सहकारक के रूप में जुड़ा रहता है। एंजाइम से यदि सहकारक को अलग किया जाए तो उत्प्रेरक क्रियाशीलता समाप्त हो जाएगी। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि एंजाइम की उत्प्रेरक क्रियाशीलता हेतु निर्णायक भूमि यह निभाते हैं। छात्रों, आज हमने पाठ 9 जैव अणु का भाग 2 का अध्ययन किया। आज आपका यह पाठ पूरा हुआ। इसमें कई चीज़ों के बारे में आपको ज्ञान दिया गया। प्रोटीन की संरचना के बारे में, एंजाइम के बारे में, सहकारक क्या होते हैं इनके बारे में। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारा अध्ययन आपको कराया है। अब मैं आपको गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्न दे रही हूँ, आप उनको हल कीजिए। धन्यवाद।